हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। जीएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज, जो हम लोग आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो परसेंटेज का जो पोर्शन आगे का बचा हुआ है वो हम लोग करेंगे। देखो, परसेंटेज में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। हम लोग को देखना है कि परसेंटेज पर बेस्ड अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कितने प्रकार के आते हैं। ठीक है, इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें लाइव करना चाह रहे थे, लेकिन लाइव में क्या था कि वीडियो थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप हो रहा था उसका, तो उसमें आपको थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगे देखने में। लेकिन अब से आपका रेगुलर फिक्स होगा कि 1 घंटे का, ठीक है, 1 घंटे का आपको मैथ का वीडियो मिलेगा डेली, और टाइम उसका फिक्स रहेगा। ठीक है, इसका टाइम आपका रहेगा 7 बजे से। ठीक है, 7 बजे शाम को, सुबह नहीं, शाम को। हर दिन आपको जो भी आईटीआई और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियोस होंगे वो आपको हर दिन 7 बजे शाम को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इधर क्या था कि लाइव क्लासेस चलाने के चक्कर में थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था टेक्निकल इश्यूज के कारण, तो उधर जो था सो था। अब लाइव नहीं चल पाएगा, प्रीमियर होगा वीडियो। ठीक है, वो भी एक तरह से लाइव ही होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लाइव चैट में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब से आप लोग जब तक कि आपके एग्ज़ाम नहीं होते तब तक हम आपके साथ हैं आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लिए। मैथ्स, उसके साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स जो होंगे उनको अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जो हमारा जितना हम लोग कर लिए थे उसके आगे हम लोग करेंगे। शायद हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक किए थे, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। एक विद्यालय में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 75% गणित में उत्तीर्ण हुए, 18% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। इसमें ध्यान दो, तो पहले दोनों में उत्तीर्ण की बात कर रहा है, यानी कि पास की बात कर रहा है, और जो तीसरा है उसमें अनुत्तीर्ण का बात कर रहा है। और 219 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या बताएं। देखो, बहुत सिंपल तरीके से, बिल्कुल माइंड को बहुत लाइटली छोड़ना है, मतलब बहुत सिंपल तरीके से आप समझिएगा इस बात को। कुछ भी आंकड़ा होता है, कोई भी आंकड़ा होता है, तो परसेंटेज में आप ध्यान रखिए इस बात को कि किसी भी आंकड़ा को, यानी कि डेटा को हम क्या कर सकते हैं कि 3 तरह से दिखा सकते हैं। किसी भी आंकड़े को हम तो एक तो उसका एक्चुअल वैल्यू, यानी कि संख्यात्मक मान रखकर, एक्चुअल वैल्यू इंग्लिश में लिखे हैं बट ज़्यादा लोड नहीं लेना है। एक्चुअल वैल्यू मतलब जो वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू। दूसरा होता है कि भाग में जिसे हम रेशियो कह सकते हैं, और तीसरा होता है प्रतिशत में। समझना ध्यान से। इसके पहले वाला वीडियो भी अगर आप नहीं देखे हैं ना, तो इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करो, समझने का कोशिश करना। तीसरा होता है प्रतिशत में, परसेंटेज। ओके, तो यूं समझ लो कि किसी भी आंकड़ा को हम 3 तरीके से दिखा सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू, भाग और प्रतिशत। एक्चुअल वैल्यू, भाग को हम रेशियो भी कह सकते हैं, प्रतिशत को हम परसेंटेज कहेंगे। चलो आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात किया गया है, यहाँ 2 तरह के आंकड़े हमें दिए गए हैं, एक उत्तीर्ण का और दूसरा है अनुत्तीर्ण का। ये हिंदी में लिखा हुआ है, जो भारी भरकम स्टेटमेंट है। उत्तीर्ण मीन्स आप सिंपल लैंग्वेज में इसे आप पास कहते हैं। ठीक है, पास एक इंग्लिश वर्ड है, बट हम लोग हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश हो, जनरली हम लोग पास ही कहते हैं। ओके, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल।
तो कहने का मतलब है, आप दिमाग में ये बैठा लो कि उत्तीर्ण का मतलब पास, आगे कभी पास की बात करेंगे तो उत्तीर्ण समझना है आपको, फेल की बात करेंगे तो अनुत्तीर्ण समझना है। तो और एक बात है कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, एक एग्जाम है, मान लो एक कोई भी एग्जाम है, तो किसी भी एग्जाम में पास और फेल ये दोनों को जब मिला देते हैं ना, तो हमें उन विद्यार्थियों का संख्या मिलता है जो एग्जाम में बैठा था। देखो एग्जाम में जितना व्यक्ति बैठा था या जितना स्टूडेंट बैठा था, उसी में कुछ तो पास होंगे, कुछ फेल होंगे, लेकिन टोटल अगर बोले तो उतना ही स्टूडेंट होगा जितना एग्जाम में बैठा था। तो हम कहेंगे कुल विद्यार्थी। और कुल विद्यार्थी में ध्यान रखना है आपको कि कुल विद्यार्थी में पास और फेल दोनों को जोड़ने पर हमें कुल विद्यार्थियों का संख्या मिलता है। इतना समझ लो आप। एक्चुअल वैल्यू होता है, किसी भी आंकड़े को हम 3 तरीके से दर्शा सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू, रेशियो और परसेंटेज में। हमें जो आंकड़ा यहाँ पर जो क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है वो उत्तीर्ण का है, अनुत्तीर्ण का है। हम अपने दिमाग में रखते हैं कि पास और फेल, जितने भी स्टूडेंट पास हुए हैं और फेल हुए हैं, जब सबको जोड़ देंगे, यानी कि पास और फेल के विद्यार्थियों को जोड़ देंगे तो हमें कुल विद्यार्थी मिल जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है। अब क्वेश्चन को हम पढ़ते जाते हैं और जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम उसके सामने रखेंगे। ओके, पहले रखेंगे और उसके बाद आगे कैसे काम करेंगे वो समझना है। अगर ये तरीका समझ लिए ना, तो देखो ये है तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाने जा रहे हम लोग, ठीक है ना। ट्रिक अभी सीखने का जरूरत नहीं, ट्रिक आगे हम आपको बता देंगे, बट अभी ये जो है विदाउट ट्रिक और बहुत सिंपल सा तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और सिर्फ ये परसेंटेज नहीं, बल्कि अगर ये तरीका सीख लिए तो रेशियो का भी पोर्शन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो, जैसे कुल विद्यार्थी टोटल जब हम लेते हैं ना, तो ये हमेशा फिक्स होता है कि एक्चुअल वैल्यू तो हमें पता नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है। जैसे मान लो कि हो सकता है कि 50 विद्यार्थी बैठा हो, 20 विद्यार्थी बैठा हो, 200, 500, लाख, कुछ भी हो सकता है। संख्या में एक्चुअल वैल्यू बात करें, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बताते हैं आपको कि आपके ITI के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें मान लीजिए पिछले साल जो है 2.5 लाख स्टूडेंट बैठा था, फॉर एग्जांपल कि 2.5 लाख स्टूडेंट बैठा, तो एक्चुअल वैल्यू 2.5 लाख है। पॉलिटेक्निक की बात करें तो मान लो उसमें 1.5 लाख बैठा, तो एक्चुअल वैल्यू है 1.5 लाख। बात समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल वैल्यू डिफर कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम, तो ये इसका मतलब कुल विद्यार्थी अभी हमें पता नहीं है, लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि रेशियो हमेशा, कुल रेशियो की बात करें तो 1 होता है। कुल कितना होगा? 1। कितना भी हो, जैसे अगर मान लीजिए ITI के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 2.5 लाख स्टूडेंट बैठा है, तो भाग अगर बोले जाए तो उसका 1 होगा। भाग कितना होगा? 1। और भाग 1 का मतलब होता है प्रतिशत 100%। मतलब ये हुआ कि हम कुल विद्यार्थी को 100% मानते हैं। कुल विद्यार्थी को क्या मान लिए? 100%। और रेशियो क्या मान लिए? 1। ठीक, ध्यान रखना है, ये हमने अपने तरफ से लिया है, ये हमने अपने तरफ से लिया है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आप देखो तो दिमाग में ये बात हमेशा रखना है कि कुल विद्यार्थी हो या किसी भी इशू पर बात किया जा रहा हो, अगर कुल अगर हम लेते हैं तो वहां पर भाग हमेशा 1 होगा, परसेंटेज हमेशा 100% होगा। क्लियर होगा ये बात? क्वेश्चन के अनुसार अब आते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, तो बोल रहा है कि 80% विद्यार्थी जो है वो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। देखो अंग्रेजी में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले का है आपके पास सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से? अंग्रेजी हैं और कौन से हैं? अंग्रेजी, गणित, ये 2 विषय हैं, ठीक है। उत्तीर्ण का प्रतिशत वैल्यू दे रखा है आपको, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का। देखो अब ध्यान से समझना, आंकड़ा के अनुसार 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 80%। एक्चुअल वैल्यू भाग और प्रतिशत में अगर बात करें तो हमें आंकड़ा जो दे रखा है वो 80% प्रतिशत में दे रखा है, यानी कि इसमें, ठीक है, प्रतिशत में दे रखा है, तो जिसमें दे रखा है उसमें रखिए आप। एक बात बताओ, अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ है 80% और गणित में कितने हैं? 75% उत्तीर्ण।
उसके बाद बोल रहे हैं कि 18% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। दोनों विषय में, यानी कि अंग्रेजी और गणित दोनों में कितने अनुत्तीर्ण रहे हैं? 18%। अब इसका मतलब हम आपको बता देते हैं, पहले समझिएगा इसका क्या मतलब है। अब अनुत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण के सामने लिखे हैं, देखो अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण यानी कि पास कितना हुआ है? पास हुआ है 80%, तो फेल कितना हो जाएगा? आपको हम क्या बोले कि कुल कितना परसेंटेज होता है? 100%। तो कुल अगर 100% है, उसमें अगर 80% जो है वो पास हुआ है, तो फेल कितना हुआ होगा? तो फेल आप सोच कर देखो 20%, यानी कि अंग्रेजी में 20% फेल हुआ। अब यहाँ पर 100% में 75% गणित में पास हो गया है, तो फेल कितना परसेंट हुआ होगा? 25%। क्लियर हो गया है बात? अब समझना ध्यान से। यहाँ इसका मतलब क्या है कि ये जो 20% आया है, ये हमने खुद से निकाला, ये वैल्यू हमने अपने से निकाला है। यहाँ पर आप मत जाना, ये वाला आप दोनों के लिए ये खाली रखना है। जिस तरह से हमने यहाँ पर घटा के भर दिया है खाली स्थान को, वहाँ पर नहीं भरिएगा। दोनों के केस में वो खाली स्थान को नहीं भरना है आपको। चलो देखो, अब इसको ध्यान से समझना। ये जो 20% बोल रहा है ना, ये 20% वैसा विद्यार्थी है जो अंग्रेजी में तो फेल हुआ ही है, अंग्रेजी में फेल हुआ है, लेकिन इसमें वैसे भी विद्यार्थी हैं जो मैथ में भी फेल हो गया है। ठीक है, जो मैथ में भी फेल हो गया है, और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो सिर्फ अंग्रेजी में फेल हुए हैं, मैथ में पास हैं। हो सकता है कि नहीं? जैसे मान लो एक राम है और एक श्याम है, समझना इस बात को, राम है और श्याम है। ये क्या है कि राम जो है अंग्रेजी में फेल हो गया, और गणित में भी फेल हो गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। श्याम जी जो हैं वो अंग्रेजी में तो फेल हो गए लेकिन गणित में पास हो गए, ये भी हो सकता है। तो हम क्या है कि हम सिर्फ इसको लिखे हैं, है ना, इसको देख कर लिखे हैं कि अंग्रेजी में टोटल जो है 20% फेल हुआ है, लेकिन इसमें वो भी है जो मैथ में भी फेल हो गया है और वो भी है जो मैथ में पास हो गया। ठीक है, अब इसमें 20% में कौन कौन है सर? 20% में वो भी है, अंग्रेजी में तो फेल है ही वो, लेकिन वैसे भी कैटेगरी हैं जो कि मैथ में भी फेल है और पास है, दोनों इसमें। अब अगर हम कहें कि नहीं सर हमको वो निकालिए, वो निकाल कर बताइए जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में फेल है, सिर्फ अंग्रेजी में फेल है, मैथ में फेल नहीं है, इसका मतलब है कि हम निकालना चाहते हैं इस चीज को कि सर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में फेल होना चाहिए, गणित में पास हो जाए, उसका बताओ। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से घटा देते हैं दोनों वाला को, ये घटा देंगे। तो जब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2%। ये जो 2% आया है केवल अंग्रेजी में फेल है, केवल अंग्रेजी में फेल है। क्लियर हो गया बात? ये जो है 2% वो केवल अंग्रेजी में फेल है, मैथ में पास है। ठीक है, इसका मतलब एक बात बता सकते हैं कि दोनों में फेल कितना है? तो दोनों में तो फेल 18% है। ठीक है, चलो आगे यहां बढ़ते हैं। जिस तरह से हम आपको अंग्रेजी में बात किए, वैसे ही ये हो सकता है कि मैथ में तो फेल है ही, साथ में ये भी हो सकता है कि जो अंग्रेजी है इसमें फेल हो, और ये भी हो सकता है कि पास हो सकता है। इस आंकड़ा को देखें कि मैथ में फेल कितने हैं, तो 25%। अब हम चाहते हैं कि वो आंकड़ा हमें बताइए जो सिर्फ और सिर्फ गणित में फेल है, अंग्रेजी में पास है। तो इसका मतलब है कि ये हमें निकालना है, सिर्फ और सिर्फ गणित में फेल है, अंग्रेजी में पास है। तो क्या करेंगे हम? दोनों को मिलाकर 25% है, उसमें से अगर दोनों फेल वाला अगर घटा दें हम, दोनों फेल वाला अगर घटा दें, यानी कि दोनों में फेल कितना परसेंट हुआ है, तो ये अगर घटा देंगे हम, तो हमें वही मिलेगा कि सिर्फ गणित में फेल है, इंग्लिश में पास है। तो कितना परसेंट मिलेगा? 7%।
ठीक है। तो ये जो आया है 7%, ये केवल और केवल गणित में फेल है, गणित में फेल, और केवल अंग्रेजी में फेल। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये निकालना समझ लीजिए कि कैसे निकालते हैं, बाकी एक बार सीख गए तो निकालने में ज़्यादा समय नहीं निकलेगा, बहुत जल्दी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो आगे। अब अगर हम कहें कि कुल कितने फेल हुए हैं, तो कुल कितने फेल हुए हैं अगर वो बताना है तो टोटल फेल हमें देखो, अंग्रेजी में कितना परसेंट है 2%, गणित में 7%, और दोनों में कितना परसेंट 18%। सबको जोड़ दीजिए तो कुल फेल आपको 18 7 25 2 27%। टोटल यानी कि फेल कितना परसेंट हो गया 27% टोटल फेल। अब कुल अब निकाल सकते हैं पास का, तो कुल पास कितने हो जाएंगे, कुल पास हो जाएंगे 100% में से 27% टोटल फेल हुआ है, तो घटा दीजिए 100 में से 27, तो 73% आपका पास हुआ है। क्लियर हो गया बात। तो कुल मिलाकर यानी कि किसी ना किसी में, एक में अंग्रेजी में हो या मैथ में हो या दोनों में हो, टोटल मिलाकर कितना परसेंट फेल है 27%। और वैसे विद्यार्थी जो दोनों में पास हैं, तो दोनों में पास जो हैं वो कितने हैं 73%। इसीलिए हम बोले थे कि यहाँ पर घटाकर 100 से घटाकर मत लिख देना, कि अगर 100 से घटाकर दोनों में लिख देते हैं आप तो यहाँ पर हो जाता है 82%, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पर आप कुल पास जब निकालिएगा तो इस तरह से निकालना है कि कुल पास जो है वो भी दोनों विषय में कुल पास जो है वो हो गया आपका 73%। ओके, ये बात समझ में आ गया। तो आप ऐसे निकालेंगे 73%। ठीक है, हमारे पास इतने आंकड़े हैं। अब आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। और आगे क्या बोला जा रहा है कि 219 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। देखो, उत्तीर्ण का एक्चुअल डाटा कितना दे रहा है 219, एक्चुअल वैल्यू है। देखो ध्यान से उसको पढ़ो, तो परसेंट में मान नहीं है, वो एक्चुअल मान दे रहा है आपको, वैल्यू दे रहा है कितना, एक्चुअल वैल्यू आपको दे रहा है 219, यानी कि वैल्यू दे रखा है। अब ये बताओ कि उत्तीर्ण का परसेंट हमारा कितना निकला है 73%। कितना निकला है 73%। अब जब एक ही आंकड़े का या एक ही रो में दो वैल्यू आपको पता है तो बहुत सिंपल तरीके से अब आप सॉल्व कर सकते हैं कि 73% हमारा है 219, तो 1% यानी कि मान घट रहा है, 73 से 1 आ रहा है तो यहाँ भी घटेगा, और घटाने के लिए इसको भाग देना पड़ेगा 73 से। और सवाल में बोला जा रहा है क्या कि परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। परीक्षा में कुल विद्यार्थी तो ये बैठा है, तो परीक्षा में कुल विद्यार्थी जो बैठा है वो उसका प्रतिशत कितना है 100% होता है, तो 1% इतना है, तो 100% यानी कि टोटल विद्यार्थी हमें निकालना है। टोटल विद्यार्थी का मतलब परसेंट, और परसेंट में वैल्यू कितना होगा 100%। इसको काटिएगा तो 3 से कट जाएगा ये, तो 3 मान यहाँ बढ़ा है तो गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 300। इसका मतलब है इसका सही आंसर होगा 300। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बताओ कि कितना विद्यार्थी फेल हुआ है। फेल की बात कर रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी में हो या गणित में हो या दोनों में हो, संख्या बताना है। एक आपको हिंट कर देते हैं हम कि फेल की बात कर रहे हैं किसी में भी, गणित अंग्रेजी या दोनों में, वो टोटल कितना है हमारे पास 27%। मतलब कुल मिलाकर कहें तो 27% का आपको वैल्यू निकालना है। एक बात ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि 1% इज इक्वल टू आपका 3 आया है, 1% बराबर कितना है 3, और कुल फेल कितना है 27%, तो 27% निकालिएगा तो मान बढ़ेगा, 27 गुना 3 हो जाएगा 27 या 81, ये मान आएगा। तो ऐसे ही सोच लो कि टोटल विद्यार्थी जो है वो 300 आया था, फेल की बात करें तो 81 आया। अब इसी तरह से अब अपने मन से इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि पास का बताओ कितना आएगा।
पास कितने हैं, कुल पास हैं आपका 73%, जो दोनों विषय में पास हैं, और इन्हीं का अब आपको वैल्यू निकाल कर बताना है। 1% इज इक्वल टू 3 है, तो 73% का वैल्यू आप निकाल कर बताइए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑप्शन आपके पास दे रखा था 400, 300, 250, 240 और इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 300। ठीक है, अब आते हैं ट्रिक पर। ठीक है, ये तो हमारा देखो, एक बार अगर ये चीज समझ गए ना तो सही बात आपको हम बता देते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं ना कि सर ट्रिक हमको बताइए, क्योंकि आज का ज़माना सिर्फ ट्रिक का है। वो अलग बात है बॉस कि ट्रिक पर ही काम होता है, लेकिन हम ये आपको कह देते हैं कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए ना तो ट्रिक भूल जाएंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये आपको सोचने का तरीका देता है। ट्रिक सोचने का तरीका नहीं देता, आपको कुछ सिखाता नहीं है, बल्कि आपको रेडीमेड दे देता है कि बेटा इसमें वैल्यू रख दो, मान निकालो। वो भी सीखेंगे, हम ये कहते हैं एग्जाम के लिए वो भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है, बट हम ये कहते हैं कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आपको 100% आपको श्योर होना है कि एग्जाम में हम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, एक टिप इस तरह से बनाएंगे, ट्रिक के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। इसमें हम एक इस तरह से और इस तरह से ऐसा दो वृत्त बनाएंगे। इस तरह से वृत्त बनाना है जो कि एक दूसरे को इस तरह से काटे। दो विषय का बात किया गया यहां, इंग्लिश का और गणित का। कौन क्या बताता है हम वो आपको पहले सिखा देते हैं। यहां पर जो आंकड़ा लिखेंगे, यहां पर ये होगा अंग्रेजी का। ठीक है, ये होगा अंग्रेजी का। उसमें हम गणित की बात नहीं करेंगे। गणित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। स्टेटमेंट समझिएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। गणित हो भी सकता है, इसको एक बार तो समझ लो सबका अर्थ, उसके बाद आगे काम करेंगे आप बगैर लिखे। तो गणित हो भी सकता है, गणित में फेल। गणित में फेल हो भी सकता है या नहीं भी। उसी तरह से यहां जो होगा ये दिखाएगा गणित का, गणित में फेल। चूंकि फेल की बात कर रहा है तो फेल ही हम लेते हैं, गणित में फेल। तो गणित में फेल इसका मतलब होगा इंग्लिश में फेल हो भी सकता है, हो भी सकता है और या फिर नहीं। इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर यहाँ के आंकड़ों से आप पूछिएगा ना, बाहर वाले आंकड़े से, तो कि मैथ में फेल है कि नहीं है, या इधर से पूछिएगा अंग्रेजी में फेल है कि नहीं, तो हम नहीं बता सकेंगे। हाँ, ये जरूर बता सकेंगे कि यहाँ पर जो आंकड़ा है ये हम बता सकेंगे कि इतना जो है इंग्लिश में जरूर फेल है, यहाँ जो है मैथ में जरूर फेल है, लेकिन एक दूसरे का आंकड़ा नहीं बताएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू आपको बताएगा कि केवल इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में। यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे ये हमें बताएगा कि केवल मैथ में, केवल मैथ में। यहाँ पर बताएगा दोनों में। क्लियर हो गया ये बात? अब आते हैं हम लोग अपने वैल्यू पर। इतना पहले समझ लेना, अंदर में यहाँ जो इंग्लिश वाला वृत्त है उसमें यहाँ पर जो लिखेंगे वो केवल इंग्लिश बताएगा, यहाँ जो लिखेंगे केवल मैथ बताएगा, यहाँ जो लिखेंगे वो दोनों को बताएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार ये तो आपको समझ के रखना पड़ेगा। एक बात ये भी ध्यान रखना है, ये टेबल दोनों के लिए नहीं बन सकता, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों के लिए नहीं बन सकता, एक ही टर्म पर बनेगा। या तो आप उत्तीर्ण पर बना दो और नहीं तो फिर आप अनुत्तीर्ण पर बना दो। हम लोग ये जो टेबल बना रहे हैं हर जगह आप देखो तो अनुत्तीर्ण का बात किए हैं, फेल का बात किए हैं, तो यूं समझ लो कि ये जो टेबल है हमारा वो फेल पर बेस्ड होगा, यानी कि जो आंकड़ा लिखेंगे वो फेल का होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अनुसार हमें ये दिया हुआ था, ये इतना, ठीक है ना, ये आपको याद होगा, इतना आंकड़ा हमें दिया गया था कि
अंग्रेजी में कितना परसेंट उत्तीर्ण है? 80%, गणित में 75% और दोनों में अनुत्तीर्ण कितना है? 18%। ये हमें पहले पता था। चलो देखो यहां पर अब सर उत्तीर्ण को लेकर चले कि अनुत्तीर्ण को, तो मेरा यही कहना होगा कि जो दोनों वाला दिया रहेगा उसी को लेकर चलना है आपको। दोनों जो है वो अनुत्तीर्ण का यानी कि फेल का है, इसीलिए हम हर जगह फेल ले रहे हैं। यहाँ दोनों जो दिया रहेगा वही लेना है। अगर यहाँ पर दिया रहता है उत्तीर्ण का ना, तो हम यहाँ उत्तीर्ण का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ दोनों में अनुत्तीर्ण का दिया हुआ है तो हम ये जो कॉन्सेप्ट लेंगे ये अनुत्तीर्ण का लेंगे। देखो यहाँ लिखेंगे 18, सिर्फ 18 लिख लो आप। ये बताएगा कि ये ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल है, दोनों में फेल है, ठीक है। यहां वो लिखेंगे जो सिर्फ आपको ये बोलेगा कि अंग्रेजी में कितना है, तो अंग्रेजी में फेल देखो, अंग्रेजी में उत्तीर्ण था 80%, तो अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा? 20%। तो इसका मतलब है यहां लिखना है आपको 20। ये 20 क्या बताएगा? ये 20 बताएगा कि इंग्लिश के बारे में, मैथ की जानकारी नहीं देगा। वो हो भी सकता है मैथ में फेल, नहीं भी हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पर जो आंकड़ा होगा वो गणित में फेल की बात करेगा जो कि 25% होगा, तो यहाँ आप 25% 25 सिर्फ लिखो, परसेंट लिखने का जरूरत नहीं है। अब केवल इंग्लिश वाला निकालना है तो इसमें इसको घटा दो, तो 20 में से 18 घटा दो, 2% ऐसे हैं जो कि केवल इंग्लिश में फेल है। हाँ ये आपको बता रहा है, केवल इंग्लिश वाला बता रहा है कि केवल इंग्लिश में फेल है। मैथ में पूछेगा तो बोल दीजिएगा मैथ में पास है, क्योंकि ये वो आंकड़े हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल है, मैथ में पास है। उसी तरह से इधर में बात करें तो 25 माइनस 18 कर दीजिएगा तो 7। तो ये वो बता रहा है कि केवल मैथ में फेल है। अगर इंग्लिश के बारे में यहाँ पूछेगा तो आप बोल दीजिएगा कि इंग्लिश में पास है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आप पूरा घर भर लेना है आपको। अब जरा आप देखिए तो क्वेश्चन के अनुसार क्या पूछा जा रहा है। आपको क्वेश्चन के अनुसार पूछा जा रहा है कि अनुत्तीर्ण रहे और 219 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। टोटल फेल कितना हुआ है? टोटल फेल, तो टोटल फेल की अगर बात करें तो जब आप इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, इन तीनों को, यानी कि 2 + 18 + 7, तो ये कुल फेल की बात करेगा, कुल फेल की बात करेगा। समझ में आ रहा है? और अब इसमें से 100 में से इतना घटा दीजिएगा, 100 में से 2 + 18 + 7 ये घटा दीजिएगा, तो ये बता देगा आपको कुल पास की, क्या बता देगा? कुल पास। समझ में आ गया ये बात? ठीक। हमें बोल रहा है कि 219 दोनों विषयों में पास है। ये परसेंट कितना निकलेगा ये? तो 18 7 25 2 27, 100 में से 27 घटेगा तो 73%। इसका मतलब 73% वैल्यू जो है वो 219 के बराबर है, और 219 के बराबर है तो आपको 1% पर निकाल लेना है, और 1% आपका हो जाएगा 219/73। और चूंकि यहाँ पर बोल रहा है कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल विद्यार्थी जो होंगे वो 100% होंगे। कुल विद्यार्थी की बात करें तो कुल कितना होगा? 100%। ये 3 से कट जाएगा तो 100 × 3 यानी कि 300। 300 टोटल विद्यार्थी हैं हमारे पास। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 300। कुल पास कितने हैं? 219। कुल फेल निकालना चाहते हैं, कुल फेल हमारा कितना हो जाएगा? 27%, 1% 3 है तो 27% 81 हो जाएगा। अब यहाँ से जो पूछेगा बहुत जल्दी में आप जवाब दे पाएंगे। देखो इंग्लिश, केवल इंग्लिश में कितना फेल है? तो केवल इंग्लिश में 6 फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1% 3 है तो 2% फेल है केवल इंग्लिश में, तो 6 हो जाएगा। दोनों विषय में कितना फेल है? तो 1% 3 है तो 18% हो जाएगा, 18 × 3 = 54। उसी तरह से इंग्लिश में फेल कितना है? तो 20 × 60। मैथ में फेल कितना है? तो 25 × 75। ऐसे करके आप जल्दी जल्दी जवाब दे सकते हैं सबका। समझ में आ रहा है आपको? देखो कितना जल्दी जवाब दे दिए हम लोग यहाँ पर। समझना इस बात को। हमको जो भी जहाँ भी पूछ लो बता दें जल्दी। केवल मैथ में, तो केवल मैथ में 7% है। कितना परसेंट है? 7। 1% बराबर 3 है तो 7% बराबर 7 × 21। ऐसे करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो हमने दोनों मेथड आपको बता दिए। एक तो ये, इसको वेन डायग्राम कहते हैं। अगर आप नाम जानना चाहो कि ये क्या है तो इसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम के मदद से हम इस तरह के सवाल को हल करते हैं। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन को हमने दो तरीका से आपको बता दिया है ना, कॉन्सेप्ट वाइज भी और ट्रिक वाइज भी। दोनों को आपको समझ के रखना, दोनों अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक क्लर्क 1985 ईस्वी में 3660 रुपये वार्षिक वेतन प्राप्त करता है। यह 1984 के वेतन से 20% अधिक है, तो 1984 में उसका वेतन था कितना था वो बताना है। ऑप्शन आपको 3000, 3200, 3050, 3100 रुपया या इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बहुत इजी है, आई कैन सॉल्व या फिर वी कैन सॉल्व इजीली इट। देखो क्या है, सबसे पहले आंकड़ा ढंग से समझो। अभी आपका शुरुआत है तो एक एक टर्म को पकड़ने का, अभी दौड़ने का कोशिश मत करो, अभी सिर्फ खड़ा होने का कोशिश करो। खड़ा होना सीख जाएंगे तो फिर चलना सीखेंगे और फिर दौड़ना, और बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। लेकिन जब एक नया टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो पहले उसको बहुत ध्यान से एक एक टर्म समझने का कोशिश करो। यहाँ पर जो है हमें ये कहा जा रहा है कि 1984 और 1985, ठीक है, इसका बात किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 1985 में जो क्लर्क का वेतन है वो है 3660 रुपया। इमेजिन कर सकते, कल्पना करो जरा इस बात को कि कोई क्लर्क का मतलब क्या होता है, ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी को क्लर्क कह सकते हैं। हालांकि ऑफिस में अलग अलग ग्रेड होते हैं, है ना। क्लर्क वो होते हैं जो, और ये कहते हैं ना कि पेपर वगैरह का काम देखते हैं, उन्हें क्लर्क कहते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी है कर्मचारी है, उनका 1985 में वेतन कितना है, 3660। अब आगे उसके बाद बोला जा रहा है कि ये जो वेतन है ना वो 1984 के वेतन से 20% अधिक है। 1984 में जो वेतन था, कितना था वो हमें पता नहीं है, लेकिन जितना था उसका 20% अधिक है। ये यहाँ पर जो था उसका 20% ये अधिक है। जरा एक बात आप समझना, यहां पर से ये 20% अधिक है। क्लियर हो गया, इतना समझ गए ना कि 1984 में जितना वेतन था उससे 20% यहां पर अधिक था। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, यहां क्वेश्चन दो तीन तरीके से बन सकता है। हम ये बता दें आपको कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एक तो ये कि अगर हमें इसका मान, हमें मतलब ऐसे ही समझ के रखो क्या होगा। तो अगर हम मान लेते हैं इसको A, क्या मान लेते हैं इसको A, तो 20% बढ़ता है ना, तो आप एक तो तरीका ये है कि आप इसको 1.2 मान लीजिए। 1.2 A इज इक्वल टू 3660। इस तरीका को समझिए। पहले हमने कैसे 1.2 कैसे लिखा, अभी हम आपको पहले रेशियो बता रहे थे। 100% को रेशियो में क्या लिखते हैं, 1। 20% को क्या लिखेंगे, 0.2 लिख सकते हैं। 20% मतलब 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2 होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि रेशियो में अगर लिखना चाहें तो एक तो इसका मान हो गया 100% का, और 20% और बढ़ गया तो हम कहेंगे कि जोड़ दीजिए। ये बहुत याद रखना आपको, अधिक होगा, बढ़ेगा तो जोड़ देना है, अगर घटेगा तो घटा देना है। रेशियो में अगर लिखे तो हम लिखना चाह रहे थे कि एक रेशियो तो ये खुद है और 20% बढ़ा है, तो 20% का मतलब हो गया आपका 0.2। कुल मिलाकर कहें तो 1.2 किसका, A का निकाल रहे हैं, तो 1.2 A जो कि बराबर होगा किसका, 3660। तो इसका मतलब है इसमें क्या क्या है, इसमें है आपका एक तो A जो है वो पूरा था और कितना परसेंट बढ़ गया, 20%। तो कहने का मतलब हो गया कि 1.2 A इज इक्वल टू 3660। अब यहां से आप A का वैल्यू निकाल लो।
दशमलव हटा दीजिए यहाँ से, दशमलव हटाइएगा तो 1 0 यहाँ आ जाता है। 12 तिया 36, 12 पचे 60, ऐसे करके काट सकते हैं आप। देखो 12 तिया 36 कटेगा, 6 उतरेगा, नहीं लगेगा तो 0 बैठाना पड़ेगा आपको, फिर 60 लगेगा 5 बार में और ये 0। तो कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पर कितना मान आ गया आपका 3050 रुपये। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 3050। एक ये तरीका हुआ। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं। हम क्या करते हैं, इतना आप लिख लेना पहले, उसके बाद दूसरा मेथड में चल रहे हैं। हम क्या करते हैं 100% यहां मान लेते हैं, कितना यहाँ 100%। तो 1984 में 100% या 100 रुपया 1985 में बढ़कर कितना हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा। एक बात सोचकर देखो, अगर मान लो कि 1984 में 100 रुपया वेतन होगा, मान लेते हैं 100 रुपया है, तो 1985 में कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 20% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 20% यहाँ से बढ़ रहा था। तो परसेंट में अगर लिखना चाहें तो परसेंट में लिखना चाहें तो यहाँ पर 100, तो यहाँ हो जाएगा 120, क्योंकि 20% बढ़ रहा है। इतना क्लियर है। एक अब जरा समझना, इसको उल्टा करके अगर हम लिखें कि 120 रुपया हो जाता है कब, जब ये 100 रुपया था। 120 रुपया हो जाता है कब, जब ये 100 रुपया था। अब जरा एक का निकाल कर बताओ तो क्या आएगा। इधर से चलो, तो मान घट रहा है तो इधर भी घटा दीजिए आप, फिर आप लेकर चलो कितना। अब आप बोलेंगे सर इधर से क्यों आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें मान जो है किसका दे रखा है, हमें मान दे रखा है इसका, इसका नहीं दिया हुआ है। तो जिसका मान दे रखा है उधर से चलना होता है। तो हमें इधर वाला मान दे रखा है 100 जो बन गया 120, 100 जो बन जाता है 120, उधर का मान दे रखा है। तो उधर से इधर आएंगे तो इधर में एक का मान निकालेंगे तो 120 से एक घट रहा है तो भाग दे देंगे। अब मान कितना दे रखा है एक्चुअल में 3660। तो आप इधर मान अब 1 से बढ़ रहा है तो गुना करना पड़ेगा आपको 3660। काट दीजिए जो कटता है सो, 1 0 से 1 0 और फिर 12 तिया 36, 0 12 पचे 60। 305 का गुना 10 से करिएगा तो 3050। तो यहाँ 100% में कितना मान आ गया आपका, 100% में मान आ गया आपका 3050। कहने का मतलब इधर में और उधर वाला मान देखना है। एक बार फिर से समझा देते हैं आपको, समझिएगा। देखो इधर जो हमारा 1984 में है उसको हम मान लेते हैं 100, 20% बढ़कर 1985 में कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 20% बढ़ रहा है। हमें एक्चुअल में 1985 का मान दे रखा है तो इधर से ही हमें 1 का वैल्यू निकालना है। तो जब घटेगा तो इधर भाग पड़ जाएगा। फिर हमें एक्चुअल में 1985 में एक्चुअल मान कितना है 3660। जब इधर एक्चुअल मान रखेंगे तो इधर भी एक्चुअल मान निकलेगा, यानी कि 100/120 गुना 3660। तो ये 0 से 0, 12 तिया 36, 0 12 पचे 60 और 305 का गुना जब 10 से करिएगा तो वो हो जाएगा आपका 3050। ओके, तो ये दूसरा मेथड हो गया। और अगर आप बोलेंगे तो और भी मेथड है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पहले इतना जो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाए हैं वो समझ लीजिए। ठीक है, तो 2 मेथड से आप इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। एक आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसको पढ़िए जरा। एक व्यक्ति के वेतन में 5% की वृद्धि हो जाती है। वेतन कितना होगा हमें पता नहीं, कितना था वो नहीं, हम आपसे सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि 5% बढ़ जाता है। इतना दिमाग में रखो, 5% बढ़ा, वृद्धि हो जाती है। यदि उसका नया वेतन 252 रुपया हो तो उसका पहला वेतन क्या था। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, दोनों मेथड से आप इजीली बना सकते हैं, कोशिश करिएगा तो बन जाएगा बिल्कुल। देखो कैसे, क्वेश्चन के अनुसार बोला जा रहा है कि पहला वेतन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इधर जो आंकड़ा लिख रहे हैं पहला वेतन का है, उधर जो लिख रहे हैं नया वेतन का है। ठीक है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है सर, है ना। एग्जाम में चूंकि कुछ भी लिखो, सिर्फ आप याद रखो, समझ के रखो कि ये पहला वेतन है और वो नया वाला वेतन है।
क्लियर हो गया ना? यही समझ के रखना है, बाकी कुछ भी लिखो। हम एग्जाम में क्या करते हैं, जल्दी में ऐसे भी लिख कर निकलते हैं, सिर्फ हमें ये इंडिकेट हो जाए कि हाँ ये पहला और ये दूसरा का टर्म है। आए समझ में? ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है कि वृद्धि कितना हो जाता है, यानी कि पहले वाले वेतन में से बढ़कर कितना बढ़ता है, +5% होता है। उसका नया वेतन जो है, मतलब नया वेतन जो है वो कितना है, 252 रुपया। तो पहले वाला वेतन पूछ रहा है, दोनों मेथड से बना सकते हैं कि नहीं? देखो 5% का वैल्यू जो होता है, बट्टा में पूछे तो बोले तो 101/20 होता है, और अगर दशमलव में बोले तो 0.05 होता है। दोनों मान आपको याद रखने अच्छे से। तो अगर हम इस मेथड से बनाना चाहें, देखो ये मेथड एक्चुअल में वहां पर बहुत आसानी से आपको आंसर और जल्दी दे देता है। क्या करेंगे कि हम ये वाला जो वैल्यू है, ये 1.1 भाग और ये यानी कि 5% बढ़ा है, तो 5% जो होता है दशमलव में 0.05 होता है। तो 1 और ये जब जोड़ देते हैं 5%, तो दोनों को मिलाकर हो जाता है कितना, 252। तो यहाँ से 252/1.05 इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है। क्या करेंगे आप, 2 अंक के पहले दशमलव है तो आप हटा दीजिए उसको, तो ये 105 बनेगा। जो 2 अंक के पहले दशमलव हटाएं तो 2 0 ऊपर बैठा दीजिए, है ना। उसके बाद 21 का पहाड़ा जानते हैं, तो 21 × 5 = 105 और 21 एकम 21, और उसके बाद 21 दूनी 42, 12 बार में कटेगा, तो कुल मिलाकर 1200 है। ये 2 0 यहाँ दिख रहा है आपको, 1200। 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240। तो इसका आंसर जो है वो 240 होगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना। उसके बाद ये 2 तरह का सवाल हमने बनाया है, दोनों तरह का क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना। ठीक है। अब देखो 2-3 क्लास और हम लोग लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से 2-3 क्लास और लेंगे परसेंटेज में, तो आप लोग उस लेवल को टच कर लीजिएगा जो आपके ITI और पॉलिटेक्निक के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे इसी के आगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन के साथ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब आपको स्ट्रीमिंग पर ही वीडियो मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।